दोस्तों, जब कभी भी इंसान कुछ गलत सोचता है और जब कभी भी इंसान कुछ गलत प्लानिंग करता है तो उसके तहत वो एक मंसूबा बनाता है। और वो मंसूबा ऐसा बनाता है ताकि उसको लगे कि वो क्राइम कर कर बहुत आसानी से निकल जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, इंसान क्राइम करता है, वो ये सोचता है कि शायद वो बहुत शातिर तरीके से पुलिस के हाथ से बचकर निकल जाएगा। लेकिन जो पुलिस होती है ये बहुत अच्छे से जानती है कि क्राइम करने वाला कौन है, और उसने कितनी भी चालाकी दिखाई हो लेकिन पुलिस के हत्थे से वो बच नहीं सकता। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, कहीं ना कहीं ये कहानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। दोस्तों, आए दिन हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिन घटनाओं में हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं इंसान के, कहीं ना कहीं वो रिश्ते वीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इन रिश्तों में जहर घोलती हुई ये घटनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि इंसान कितनी भी चालाकी से क्राइम कर दे लेकिन पुलिस के हाथ चढ़ता ज़रूर है, और जिसकी वजह से समाज में उसके परिवार की, उसके माता पिता की बड़ी बदनामी होती है, और वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारता है। इंसान को चाहिए कि वो इस तरीके की स्टोरीज देखकर कम से कम संभल सके। दोस्तों, अवैध संबंध एक ऐसी चीज़ है जो हल्के हल्के इंसान के परिवार को खोखला कर देती है, और इंसान समझता है कि शायद वो बड़ी चालाकी से इन सारी चीज़ों से पार पा रहा है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को हैरान कर सकती है, तो इस कहानी का परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स हैं, ये वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, अपना कमेंट्स कर दीजिए। कहाँ से देखते हैं ये भी लिख दीजिए। तो आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो कि पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था लेकिन बाद में उत्तराखंड बना। तो उत्तराखंड का एक ज़िला है देहरादून, और इसी देहरादून का एक थाना पड़ता है विकास नगर। दोस्तों, इसी विकास नगर थाने में एक महिला फ़ोन करती है 12 नवंबर 2020 को शाम के करीब 6 से 7 बजे के आसपास, आई थिंक समय होगा। उस समय ये महिला कॉल करती है और कहती है कि साहब, मेरा नाम रीमा और मैं आदर्श नगर कॉलोनी की वार्ड नंबर 2 से बात कर रही हूँ। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि बताइए क्या काम है। तो ये रीमा है, ये बताती है कि साहब, मेरे जो पति हैं, यानी मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है, और मेरे पति की जो डेड बॉडी है ये बाथरूम में पड़ी हुई है। और इतना कहते ही रीमा जो है पुलिस के सामने रोने लग जाती है। रीमा पुलिस के सामने इस तरीके से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। कहीं ना कहीं ये सुनने के बाद में पुलिस वालों का भी दिल कटने लगता है कि एक महिला जिसके पति की अचानक से मौत हो गई और कारण आत्महत्या। तो पुलिस जो है तुरंत हरकत में आती है, और तुरंत पुलिस अपनी टीम लेती है और मौके पे पहुंचती है। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस रीमा के घर पे पहुंचती है तो उस समय घर के अंदर रीमा अकेली होती है। पुलिस जाती है, रीमा से पूछती है डेड बॉडी कहाँ है। तो रीमा जो होती है पुलिस वालों को अपने साथ लेती है और सीधा बाथरूम की तरफ जाती है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस देखती क्या है कि वहाँ पर बाथरूम के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि रीमा के पति राकेश की है। अब राकेश की डेड बॉडी को देखने के बाद में पुलिस जब उसको ठीक से देखती है तो पता चलता है कि राकेश ने अपने हाथ की नस काट ली है। उसके शरीर की और समीक्षा की जाती है तो पता चलता है कि उसकी गर्दन पर एक घाव का भी निशान है। उसके बाद में सबसे पहले पुलिस जो है वो रीमा से पूछताछ करती है। दरअसल डेड बॉडी देखने के बाद में यह अंदाज़ा साफ था कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो लगभग अब से 10 से 12 घंटे पहले हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जितना भी खून बहा था और फर्श पर जितने भी खून के दाग थे ऑलमोस्ट सूख चुके थे। कुछ दाग ऐसे थे जो जम चुके थे। तो ये चीज़ तो साफ थी कि जो हत्या हुई है या फिर खुद इसने आत्महत्या की है वो ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे पहले हुई है। अब पुलिस जब रीमा से पूछताछ करती है तो रीमा पुलिस को बताती है। दरअसल पुलिस पूछती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया और कब हुआ और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो रीमा बताती है कि जैसे ही साहब मैं सुबह सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति जो है वो घर पे नहीं है। जब पति घर पे नहीं होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, हो सकता है कि बाहर घूमने गए हों,
और आ जाएंगे जब तक मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी। तो उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए लग जाती हूँ और मेरे जो पति थे ये अभी तक नहीं आए थे। जैसे ही नाश्ता रेडी हो जाता है उसके बाद में मैं अपने पति के मोबाइल पर कॉल करती हूँ, और जैसे ही मैं उनके नंबर पर कॉल करती हूँ तो उनका जो मोबाइल फ़ोन है ये घर पे ही बोलता है। अब जब मोबाइल फ़ोन घर पे बोलता है तो मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन घर पे भूल गए हों। उसके बाद में मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगती हूँ। इंतज़ार करते करते 1 घंटे का समय गुजर जाता है, 2 घंटे का समय गुजर जाता है। मैं परेशान थी, करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। कुछ जानने वालों को भी फ़ोन करती हूँ उनके, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं होता है। इसलिए जब शाम के 5 बजे का समय हो जाता है तो उस समय मैं बाथरूम जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। अब जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मैंने अपने पति को इस हालत में पाया। उसके बाद मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद में ये सब कुछ हो गया। अब दोस्तों, रीमा जब पुलिस को इस तरीके की बातें बताती है तो पहले तो कहीं ना कहीं पुलिस को रीमा की बातों पर यकीन नहीं होता। रीमा जो भी कहानी सुना रही थी ये पुलिस को मनगढ़ंत लग रही थी। क्योंकि कोई सबूत नहीं था इसलिए पुलिस रीमा को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। इसलिए पुलिस सबसे पहले राकेश की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और उसकी डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर पुलिस जो है वापस से पुलिस थाने चली जाती है और उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा था। और दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले तुरंत उनका जो शक था ये यकीन में बदल जाता है। दरअसल उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ होता है कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है ये इसके जिस्म पर अलग अलग जगह वार करने से या फिर दम घुटने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, यानी नस काटने की वजह से नस बात को काटी गई है। यानी उसके साथ में उससे पहले इस व्यक्ति ने किसी के साथ में हाथापाई भी की है। जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि जो आत्महत्या का मामला है अब इसे सीधा टर्न होकर सीधा हत्या की तरफ बढ़ जाता है। और जब हत्या की तरफ ये मामला जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो सबसे पहला शक होता है वो इसकी पत्नी रीमा के ऊपर होता है, क्योंकि जिस समय पुलिस इस घर पे आई थी उस समय रीमा ही घर के अंदर मौजूद थी और रीमा ने ही पुलिस को फ़ोन किया था। इसलिए शक के आधार पर पुलिस जो है वापस से रीमा के घर पे जाती है और रीमा को अरेस्ट करती है और उसे पुलिस थाने लेके आती है। और पुलिस थाने में लाने के बाद में जब रीमा से पूछताछ की जाती है तो रीमा पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करती है। रीमा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, इधर उधर की बातें करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जब अपनी वाली पूछताछ करती है, अपनी वाली पूछताछ कैसी होती है ये आप सब लोग जानते होंगे। पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो रीमा जो है आखिरकार ये पुलिस के सामने टूट जाती है। और रीमा जो उस समय पुलिस को कहानी सुनाती है वो इस प्रकार होती है। रीमा पुलिस को बताती है कि वो चंडीगढ़ की रहने वाली है और उसके जो पिता हैं उनका नाम राजेंद्र है और साल 2015 में इसकी जो शादी है ये राकेश के साथ हुई थी। राकेश चूँकि एक फ़ौजी है और इसकी पोस्टिंग जम्मू में है। साल 2015 में शादी हुई। उसके बाद में राकेश जब अपनी पत्नी को लेके आता है तो इसी आदर्श नगर में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहता है। चूँकि राकेश एक फ़ौजी है तो इससे छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, लिमिटेड छुट्टियाँ मिलती हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये अपनी पोस्टिंग पर अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। और उसके बाद जब भी छुट्टी लेकर आता है तो ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। शुरुआती दिनों में यानी कई साल तक ये लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं और इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं होता है। जब भी पति जाता है तो पत्नी बेसब्री से अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। और उसके बाद में दोस्तों ये जो कहानी है एक तरफ मुड़ती है, कहानी मुड़ती है एक जिम सेंटर की तरफ। क्योंकि जब राकेश छुट्टी लेकर आता था तो उसके बाद में वो तुरंत ही चला जाया करता था कुछ दिनों के बाद में। तो जो रीमा है ये चाह कर भी राकेश को रोक नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी जो नौकरी थी, उसकी जो जॉब थी वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों वाली थी। इसलिए राकेश जो है कम दिनों की छुट्टी लेकर आता था और उसके बाद वापस से अपनी ड्यूटी चला जाता था। लेकिन रीमा जो थी ये अपने घर पर अब अकेली रहती थी, खाली दिमाग था। करती तो क्या करती, अपने पति को याद करती। दिन तो जैसे तैसे कट जाता लेकिन रात नहीं कटती। इससे पहले रीमा गलत रास्तों पे चले ये एक फ़ैसला करती है। ये विकास नगर के अंदर ही एक जिम ज्वाइन कर लेती है। अब दोस्तों जब विकास नगर के अंदर एक जिम ज्वाइन करती है तो वहीं पर इसकी मुलाकात होती है शिवम मेहरा से। शिवम मेहरा जिसकी उम्र लगभग 25 साल है और जो रीमा है इसकी उम्र लगभग 27 साल है। तो शिवम मेहरा को देखते ही ये उसकी कायल हो जाती है और कहीं ना कहीं ये पहली नज़र में ही शिवम मेहरा के ऊपर अपना दिल हार बैठती है। दरअसल दोस्तों ये जो शिवम था ये उस जिम का ट्रेनर था। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, लंबा चौड़ा। तो रीमा कहीं ना कहीं मन ही मन में से चाहने तो लगी थी, चूँकि एक शादीशुदा महिला थी इसलिए चाहकर भी अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाती। उसके बाद में जैसे ही शिवम मेहरा इसको ट्रेनिंग देना शुरू करता है तो इसको
इस जगह पर छूता है जहाँ पर भी किसी महिला के अगर कोई गैर मर्द छुए तो उसका पति या फिर भाई या बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये जिम ट्रेनर लगातार उसको ऐसी जगह छूता है, इस तरीके से छूता है कि रीमा भी तुरंत समझ जाती है कि आखिर शिवम चाहता क्या है। दरअसल शिवम भी मन ही मन में अब रीमा को पसंद करने लगा था। अब जब वो शिवम को इस तरीके से टच करते हुए देखती है तो कहीं ना कहीं रीमा को एक मौका मिल जाता है। वो तो एक तरीके से शिवम को अपने पास आने के लिए एक बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पहली नज़र में ही वो शिवम की दीवानी हो चुकी थी। अब जब इस तरीके के हिसाब से वो उसे टच करता है तो कहीं ना कहीं रीमा एक दिन समय निकालकर, टाइम निकालकर, अपने दिल पर पत्थर लगकर शिवम से अपने दिल की बात कह देती है। अब दोस्तों, जब रीमा इस तरीके की बातें शिवम से कहती है, उससे अपने दिल की बात कहती है, तो कहीं ना कहीं शिवम भी उस सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद में इन दोनों का जो अवैध संबंधों का सिलसिला था ये शुरू होता है। शिवम जो है अक्सर रीमा के घर आने लगता है और जब रीमा के घर आने लगता है तो आजकल की मोहब्बत में सबसे पहले शारीरिक संबंध। अब जब एक बार ये शारीरिक संबंध रीमा के ही घर पे बनना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लेते। उसके बाद से रीमा जो है अपनी पति की मेहनत की कमाई ही नहीं उस पर बर्बाद करती है, बल्कि उसके साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताने के ख्वाब भी देखने लगती है और लगातार ये अवैध संबंधों का जो सिलसिला था ये जारी रहता है। उसके बाद में समय आ जाता है साल 2020 और साल 2020 एक ऐसा समय था जो शायद ही पूरी दुनिया कभी भुला पाए। दरअसल साल 2020 में कोविड आता है और उस समय जब लॉकडाउन लगता है तो राकेश भी एक लंबी छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बार जब राकेश अपने घर आया था तो उसने अपनी पत्नी के अंदर बहुत सारे बदलाव देखे, क्योंकि पहले जब वो छुट्टी लेकर आता था तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती थी, उसके साथ में अच्छा समय बिताती थी। लेकिन इस बार उसकी पत्नी के अंदर बहुत सारे बदलाव थे। दरअसल उसकी पत्नी अब उससे ना तो ज़्यादा बात करती थी और ना तो उसके साथ में अच्छा समय गुजारती थी। अब जब इस तरीके के बदलाव राकेश देखता है तो कहीं ना कहीं उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है। वो समझता है कि ये जो बदलाव है, इस बदलाव के पीछे कुछ बड़ी वजह है। दरअसल जो रीमा है ये घंटों घंटों तक फ़ोन पे लगे रहती, पूछने पे बताती किसी रिश्तेदार से बात कर रही है। अब जब इस तरीके से फ़ोन पे लगी रहती और राकेश को भी ज़्यादा समय नहीं देती तो राकेश जो है एक दिन फैसला करता है कि इसके मोबाइल को चेक करना चाहिए और इसलिए ये अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करने के लिए उससे मोबाइल मांगता है। लेकिन जो रीमा थी ये अपने पति को मोबाइल देने से साफ इनकार कर देती है। जब दोस्तों ये अपना मोबाइल देने के लिए इनकार करती है तो कहीं ना कहीं राकेश का जो शक था वो अब यकीन में बदल जाता है। राकेश को ये कन्फर्म हो चुका था कि उसकी जो पत्नी रीमा है ये किसी न किसी गैर मर्द के साथ में अवैध संबंधों में है, इसलिए इसने उसे मोबाइल भी नहीं दिया और उसके साथ में उस तरीके का बर्ताव भी नहीं कर रही है जिस तरीके से पहले करती थी। अब राकेश जब अपने घर छुट्टी बिताने के लिए आया हुआ था तो इस समय जो रीमा है ये अपने प्रेमी से, शिवम से मिल भी नहीं पा रही थी और इन्हें जब मिलने का समय नहीं मिल रहा था तो ज़्यादातर ये फ़ोन पे ही बात करते थे। इधर जो राकेश था ये आए दिन अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा करता, उसके साथ में तकरार करता। अब इन दोनों के बीच में लगातार झगड़ा होने लगता है। इस वजह से जो रीमा है ये अब अपने पति के साथ भी नहीं सोती है। अब इन दोनों का बीच का जो वक्त था ये काफ़ी ज़्यादा बुरा गुजर रहा था। इसी बीच में रीमा कहीं ना कहीं जो अपने जो जिम ट्रेनर था उसके साथ में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इसको अब उसके बगैर चैन नहीं था। सेम जो हाल था ये शिवम मेहरा का भी था। ये भी रीमा के बिना एकदम से अधूरा सा था। इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंधों या फिर एक दूसरे के लिए जो तड़प थी वो इतनी ज़्यादा थी कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे। इसलिए रीमा अपने पति से ऊब चुकी थी, इसलिए ये एक फ़ैसला करती है और ये फैसला करती है कि क्यों ना वो अपने पति को ही अब रास्ते से हटा दे। उसके बाद में जो रीमा है आखिरकार ये शिवम को कॉल करती है और शिवम जब इससे मिलने की बात कहता है तो रीमा उससे कहती है कि हमारे बीच का जो सबसे बड़ा कांटा है, जो सबसे बड़ी एक रोड़ी बन रहा है, वो मेरा पति है। तुम ऐसा करो कि मेरे पति को ही रास्ते से हटा दो। जब इस तरीके की बात रीमा शिवम से कहती है तो कहीं ना कहीं शिवम भी रीमा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको भी रीमा के बिना अब चैन नहीं था। और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बातें भी आती हैं कि रीमा की जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर उसने राकेश की हत्या करती तो सारी प्रॉपर्टी रीमा के नाम में हो जाएगी और वो जब रीमा से शादी करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी का आधा हकदार वो होगा। तो इस वजह से, इस लालच से कहीं ना कहीं वो भी रीमा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद से ये दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं और प्लान के मुताबिक आखिरकार जब जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है तो एक तारीख आती है 11 नवंबर। अब दोस्तों 11 नवंबर 2020 जब ये तारीख आती है तो उसी समय शिवम मेहरा
मार्केट जाता है और मार्केट से एक तेज़ धारदार हथियार जो है वो खरीद के ले आता है। अब जो रीमा थी ये पूरा प्लान कर चुकी थी और 11 नवंबर की रात को ये अपने पति के साथ में खाना वाना खाकर सोने के लिए जाती है, लेकिन सोने को जाने से पहले ये अपने घर का गेट खुला छोड़ देती है ताकि प्लान के मुताबिक इसका जो प्रेमी है शिवम वो घर में आ सके। अब जैसे ही ये गेट खुला छोड़ देती है 11 बजे के आसपास जो शिवम था ये उसके घर में एंटर होता है और किचन के अंदर छुप जाता है। अब जब शिवम किचन के अंदर छुप जाता है तो इस बारे में रीमा को पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि उसका जो प्रेमी शिवम है ये प्लान के मुताबिक आ चुका है। उसके बाद में ये जो रीमा थी ये राकेश से लड़ना शुरू करती है, उसके साथ में झगड़े तकरार करना शुरू करती है। जब अपने पति के साथ में झगड़ा करती है तो राकेश भी कहीं ना कहीं उसके झगड़ों से ऊब कर बाहर की साइड आता है, बरामदे की साइड आता है। अब जैसे ही ये बरामदे की साइड आता है तो जो शिवम था जो पहले से किचन में छुपा हुआ था वो किचन में से एकदम से बाहर आता है और राकेश के दोनों हाथ पीछे खींचकर पकड़ लेता है। अब जैसे ही राकेश देखता है कि उसके हाथ किसी ने पकड़ लिए हैं वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा अपने हाथ छुड़ा पाता कि इससे पहले ही जो रीमा थी एक तेज़दार हथियार से उसके गले पर वार कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही राकेश की मौत हो जाती है। उसके बाद प्लान के मुताबिक ये लोग उसकी डेड बॉडी को बाथरूम के अंदर लेके जाते हैं और बाथरूम के अंदर ले जाने के बाद में उसके हाथ की नस काट देते हैं ताकि लोगों को ये लग सके कि राकेश ने आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। उसके बाद ये लोग जितना भी घर में खून गिरा था उस खून को अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं और खून को साफ़ करने के बाद में जो शिवम था वो अपनी प्रेमिका रीमा के साथ ही उसके घर रुकता है और उसके बाद में सुबह 5 बजे के आसपास ये उस घर से निकलता है और अपने जिम पहुंच जाता है। इधर जो रीमा थी ये पूरा दिन अपने घर के अंदर इंतज़ार करती है और जो डेड बॉडी थी राकेश की ये बाथरूम में पड़ी हुई थी। ये अपने घर के अंदर इंतज़ार करती है ताकि शाम हो सके। अब जैसे ही शाम के 5 बजते हैं ये तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में बताती है कि साहब उसके पति ने खुदकुशी कर ली है। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो पुलिस जो है जब जानकारी वहाँ पर जुटाती है तो ये महिला पुलिस को एक अलग कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इस महिला के ऊपर विश्वास तो नहीं था। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसके बाद में शक के आधार पर जिस महिला को अरेस्ट करके इससे पूछताछ की जाती है तो ये महिला पूरी कहानी बताती है। बहरहाल पुलिस ने इस महिला और इसके प्रेमी शिवम को दोनों को अरेस्ट कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन दोनों को जेल भेजा है। लेकिन दोस्तों आज की कहानी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी जिम। जो आजकल हमारे समाज में एक नया चलन शुरू हुआ है महिलाओं का जिम जाना। शादीशुदा महिला अगर जिम जाती है तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए परिवार को। अगर शादी से पहले कोई महिला जिम जा रही है तो कोई बात नहीं है, एक आज़ाद है लड़की, वो जा सकती है, लेकिन वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन शादी के बाद में उसका पति होता है, उसके ससुराल वालों की थोड़ी इज्जत होती है, उन सारी बातों का ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए। लेकिन आजकल का जो मॉडल ज़माना है इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, सबके अलग अलग ख्यालात हैं। लेकिन इस वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं यकीनन जो हैरान करने वाली हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं ये गेम क्लब इंडिया ने कमेंट्स किया है, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादू नाम की आईडी है, शाहबुद्दीन इनका नाम है और ये अपना विचार लिखते हैं इस वीडियो के बारे में, तो भाई शाहबुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आलम है और ये लिखते हैं भाई द कलर ऑफ योर शर्ट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड सूट्स योर वेल। आदिल अहमद बनम बेदी तमिलनाडु। तो आदिल अहमद जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते हैं, रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। और उसके बाद में दीपक कुमार हैं, ये डेली कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं आपका क्या कहना, सुनाने का अंदाज़ निराला है, लाइक यू ब्रदर। तो देव कुमार जी आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं और मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद में जयपाल हैं, ये लिखते हैं ये अमेरिका की कहानी हैरान करने वाली है, इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम करते हैं, शर्म की बात है। तो जयपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियोस पे अपना व्यू शेयर किया। उसके बाद में साकेत है, एसकेट करके इनकी आईडी है, ये लिखते हैं सर आपकी कहानियाँ बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं जो डेली कमेंट्स करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल कमेंट्स करते हैं। तो भाई सुबोध कुमार जी जो कि BSF सिलीगुड़ी से हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सोमी हमार है, ये लिखते हैं सेम स्टोरी इंडिया के क्राइम पेट्रोल में मैंने देखी थी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कैपिश राय है, ये लिखते हैं हाय सर आपका स्टोरी नरेशन बहुत अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं, सर मैं ऐतिहासिक औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और मेरा नाम एजाज भाई है। मैं आपके कमेंट्स करने के बारे में बताया था, मुझे अच्छा लगा। माय यूज़र के कमेंट रोज़ पढ़ने से बोर नहीं होता हूँ। आपने कहा सर मैं आपको रोज़ कमेंट करूँगा। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर है, ये लिखते हैं, भैया जी आप कौन सी सिटी से हैं, स्टोरी सुनाते हैं। थैंक यू भैया मेरा नाम डेली देने के लिए। गुड़िया कुमारी, तो गुड़िया कुमारी जी मैं कौन सी सिटी से हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 100 के सब्सक्राइबर आप लोग कवर करवा के दीजिए। उसके बाद मैं सारी डिटेल आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, कहाँ रहता हूँ और सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। उसके बाद में सपना तिड़ाके करके आईडी है सपनाती, ये लिखते हैं, सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से, बहुत शॉकिंग है सर, अच्छा हुआ इसके पिता को पता चल गया। तो भाई आप नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आईडी में नाम होता है आई थिंक ये रियल नाम नहीं होता है। उसके बाद में विमलेश शर्मा है, लिखते हैं, सर मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप हमेशा विमलेश शर्मा स्वस्थ रहे और सुखी, आपका परिवार भी सुखी। तो विमलेश शर्मा जी मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप रेगुलर कमेंट्स करती हैं और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करती हैं। उसके बाद में नासिर पठान है, लिखते हैं, भाई आप जैसे को जो भी कहानी सुनाता है वो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा है, लिखते हैं, नमस्कार सर, जो कहानी जिस उद्देश्य से आपने हमको सुनाई है हमको जागरूक करने के लिए है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव कुमार जो अगला कमेंट्स करते हैं, ये कहते हैं, सर मैं कई दिन से जो मेरी तबीयत है ये ख़राब चल रही है, इसलिए आपके कमेंट्स नहीं कर पाया, सॉरी भाई। तो देव कुमार जी इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद में जय हिंद भारत नाम से आईडी है, लिखते हैं, सावधान कानून पुलिस गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ज्ञान सिंह का, ये लिखते हैं, सर आज मेरे भांजे की शादी है, भांजे का नाम गुरप्रीत सिंह है। तो ज्ञान सिंह जी जो आपके भांजे हैं गुरप्रीत सिंह, उनको उनकी शादी की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में जय हिंद भारत करके आईडी है, लिखते हैं, आजकल लोगों में खाज खुजली, ऐसे इस तरीके का कमेंट्स उन्होंने किया है। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है, लिखते हैं, वीरेंद्र कुशवाहा अहमदाबाद गुजरात से, बहुत अच्छी कहानी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जाहिद खान है, जाहिद है, ये लिखते हैं, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। तो जाहिद जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी है, लिखते हैं, सर आपकी आवाज़ शम्स से भी बेहतर है। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से। तो रेनू सुनील त्यागी जी आप दोनों पति पत्नियों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हमें इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट है, लिखते हैं, सर मेरा नाम शाहनवाज अंसारी है, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, वैसे मैं इंडिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हूँ और टेलर मास्टर की जॉब दुबई में करता हूँ। तो भाई शाहनवाज अंसारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दुबई से हमारी कहानी देखते हैं टाइम निकाल कर इस बिजी शेड्यूल में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये लिखते हैं, सर मेरा नाम शाहिद और मैं फिर से आ गया कुवैत से। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है मनीष कुमार का, ये लिखते हैं, महोदय मैं भी आपको एक कहानी देना चाहता हूँ, आपसे कैसे संपर्क करूँ। तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है। तो क्लिकेबल नहीं है, लेकिन आप लोग उस इंस्टाग्राम आईडी को एक नोटबुक पर लिख सकते हैं, उसके बाद में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में DRA अग्निहोत्री है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शब्बीर हैं, ये लिखते हैं, मैं दुबई से कहानी देखता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सेंट्रल जेल बीकानेर राजस्थान से सुनील चौधरी हमारी कहानी देखते हैं। तो सुनील चौधरी जी आप सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं, तो मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन हमारे व्यूवर्स ने किए थे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी और आप लोग कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या किसी के बर्थडे या फिर किसी की सालगिरह के बारे में, तो कमेंट्स कर दीजिए। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम की कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।